हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की जो एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 से अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें दोस्तों जो 11 जनवरी की आपको एनालिसिस मिल चुका है, 10 जनवरी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस मिल चुका है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट। हाँ जी हाँ, जो 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट हो चुकी है उसमें जीके के पूछे गए समस्त यहाँ पे 20 क्वेश्चन। जी हाँ, 20 क्वेश्चन में से हमें 18 तो प्रॉपर क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले यहाँ पे 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए तमाम जीके के सवालों पे। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार आपको सबसे पहले यहाँ पे जो एसएसजीडी एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की पूछे गए 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। शास्त्रीय जो नृत्य है एक जो भारत का दोस्तों क्लासिकल डांस है। जी हाँ, क्लासिकल डांस है या इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य इसे कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं कि जो संगीत नाटक अकादमी है, जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। जी हाँ, जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिनमें जो शास्त्रीय नृत्य है वह असम का है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कर्नाटक का है, कथक है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और जो शास्त्रीय है वह असम का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। इस प्रकार से समस्त 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें भरतनाट्यम के बारे में बात कर चुके हैं। भरतनाट्यम कर्नाटक का है, कथक है जो कि यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली है जो केरल का है, और यहाँ पे शास्त्रीय जो असम का है, मणिपुरी है जो मणिपुर का है, और जो मोहिनीअट्टम है ये केरल का है। तो ये समस्त दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आपने हमारे जो क्लासिकल डांस, जी हाँ, क्लासिकल डांस की आपने हमारा सेशन नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लासिकल डांस जो कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में दोस्तों प्रमुख नृत्यकार से लेकर दोस्तों किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समस्त आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो आप हमारा वह सेशन भी ले सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं जो शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस है। जी हाँ, और जो शास्त्रीय नृत्य है उनके 9 रस है। और दोस्तों एक नोट है कि जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसने जो छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। इस प्रकार भारत में दोस्तों 9 शास्त्रीय नृत्य मानते हैं जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 माने गए हैं, जबकि जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया जनगणना से। तो दोस्तों आपने हम जो एनालिसिस देखा होगा, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पे दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी हाँ, प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी का आपकी आगे वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आप यहाँ पे जनगणना को बिल्कुल कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अवश्य पुटअप हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है जो कि 63.82% है, जो कि बिहार का है। और सर्वाधिक जो है केरल राज्य का, जी हाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर है वह केरल राज्य की है। और ओवरऑल भारत की बात की जाती है साक्षरता में, तो जो भारत का साक्षरता दर है वह 74.04 है, जो कि भारत के ओवरऑल साक्षरता दर है। तो दोस्तों जनगणना कवर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन दिए पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार कि जो कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया गया था सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा दोस्तों आप सभी को पता है भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। जी हाँ, भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी है जो सानिया मिर्जा, जो कि 3 क्रिकेटर दिए गए थे और एक सानिया मिर्जा दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफेद अवशेष किसके बनने के कारण होता है। तो दोस्तों बात करते हैं बेरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफेद अवशेष बनता है, जबकि सोडियम क्लोराइड विलयन में रहता है। दोस्तों इस प्रकार से यह जो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो इससे दोस्तों बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस NaSO4 जी हाँ, NaSO4 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है, और यहाँ पे जो NaCl है, जी हाँ, NaCl बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह अभिक्रिया होती है और यह क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। तो जो स्टार्टअप इंडिया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। और दोस्तों इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को, जी हाँ, 15 अगस्त 2015 को लाल किले नई दिल्ली में
जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से, जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके ऊपर बात करते हैं। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR, जी हाँ CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों जो CSIR है, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है कलाई सेल्वी। जी हाँ कलाई सेल्वी को बनाया गया है और इन कलाई सेल्वी का पूरा नाम है नलाथम्बी। जी हाँ नलाथम्बी कलाई सेल्वी जो पहली महिला महानिदेशक बनती है CSIR की। तो यह क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? तो दोस्तों शिवसेना जो पार्टी है यह महाराष्ट्र के अंदर है और दोस्तों जो महाराष्ट्र में पहले उद्धव सरकार थी वह शिवसेना के दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे। और दोस्तों जो शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद बने हैं उनका नाम है संजय राउत। जी हाँ संजय राउत को शिवसेना से महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं जब शिवसेना से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो यहाँ पे 2022 में महाराष्ट्र में राज्यसभा से जितने भी सदस्य बने उनसे भी आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी से यहाँ पे 3 सदस्यों को चुना गया है। पीयूष गोयल है जिनमें, जी हाँ पीयूष गोयल है, अनिल शुक्रदेव है, मोंडे है और दोस्तों जो धनंजय महादिक है, धनंजय महादिक को भी दोस्तों बीजेपी से यहाँ पे राज्यसभा सदस्य चुना गया है। अब बात करते हैं एनसीपी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसमें दोस्तों प्रफुल्ल पटेल को, जी हाँ प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे राज्यसभा सदस्य चुना गया है। आईएनसी की बात करते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी, जी हाँ इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य चुना गया है। और दोस्तों शिवसेना के हैं जो संजय राउत है, जो कि आज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं? इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन भेजा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि वयस्क में जो कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं तो 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनमें विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है। तो और बात अन्य फैक्ट की करते हैं कि जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और विटामिन शामिल होते हैं। जबकि पादप में बात की जाती है तो स्थूल पोषक या बृहद पोषक, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है उन्हें कहा जाता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम जैसे 9 आवश्यक तत्व शामिल है। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में जरूरी होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जबकि स्थूल पोषक या बृहद पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम जैसे 9 तत्व है। जी हाँ 9 आवश्यक तत्व शामिल है। तो आपको ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्सव से, सागादावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे सागादावा उत्सव की बात करते हैं तो ये दोस्तों जो सिक्किम राज्य से संबंधित है। और सिक्किम के अन्य त्योहारों के ऊपर बात करते हैं जिनमें आता है सागादावा आता है और यहाँ पे पांग लाहाबोसोल आता है और लोसांग और दोस्तों सोनम लोसार। जी हाँ लोसांग उत्सव है और सोनम लोसार है। ये इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल है। ये लोसार इज द तिब्बतन न्यू ईयर। तो दोस्तों जो सिक्किम में लोसर त्योहार मनाया जाता है यह तिब्बती न्यू ईयर है। और सिक्किम के लोक नृत्य की बात की जाती है जिनमें सिंगी छाम है, याक छाम है, तवांग सेलो है, मारोनी नाच है। तो दोस्तों ये समस्त नृत्य भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय। तो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषयों के बारे में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में किन की यहाँ पे गणना की जाती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में उनको माना जाता है जिनका कच्चा माल इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन व उत्खनन आदि शामिल होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों जो कच्चा माल प्राप्त होता है जैसे कृषि से प्राप्त हो, वानिकी से, पशुपालन से, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन व उत्खनन शामिल किया गया है। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं शामिल है और इसे दोस्तों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जितने भी विनिर्माण होते हैं, उद्योग शामिल होते हैं वह समस्त द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषयों से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं, समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जी हाँ महात्मा बुद्ध से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे। जी हाँ जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह बिहार में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे होती है। इसमें वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जी हाँ जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह सिद्धार्थ से गौतम से वह भगवान बुद्ध बन गए या गौतम बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व।
पूर्व निधन होता है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और इनके अन्य नाम है सिद्धार्थ, गौतमा और बुद्ध और शाक्य मुनि इनके अन्य नाम है। पिता का नाम शुद्धोधन है और माता का नाम माया देवी है। तो दोस्तों वहां गौतम बुद्ध से संबंधित अन्य फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं, तो यहाँ से ये कंफर्म करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक क्या है। तो दोस्तों विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक से पूछा गया है, तो उसमें दोस्तों जो कस्टम ड्यूटीज लगती है, जी हाँ, कस्टम ड्यूटी लगने के कारण यहाँ पे विदेशी मूल्यों का दोस्तों यहाँ पे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों अपने भारत, जी हाँ, अपने इंडिया का है। जो दोस्तों बात की जाती है जिनमें 1,17,369 वर्ड इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो इंग्लिश वर्जन में हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें 1,17,369 वर्ड का उपयोग किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और शब्दों के आधार पर जो मोनाको का संविधान सबसे छोटा है, और इधर शब्दों के आधार पर बात की जाती है तो मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो पूछा गया है कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो रस्सी बनाने के अंदर किन फसलों का उपयोग होता है, तो दोस्तों जूट की रस्सी बनती है, पटसन की रस्सी बनती है और कपास से तो दोस्तों रस्सी बनाई जाती है। तो रस्सी बनाने में इन समस्त जो फसलों का उपयोग किया जाता है जिनमें जूट, पटसन, कपास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से आपको ऑप्शन क्या दिए गए थे। जी हाँ, ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए थे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। चलिए अगले जो क्वेश्चन पूछा गया है, नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों लोकसभा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो दोस्तों लोकसभा जो यहाँ पे गठित होती है वह 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन बीच में दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे बहुमत नहीं होने के कारण बीच में भंग कर दी जाती है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 83 की। जी हाँ, अनुच्छेद 83 के जो उपबंध 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही भंग माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने कहा है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह स्वतः ही यहाँ पे भंग मानी जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में एक कानून पारित करके लोकसभा की अवधि एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, यदि ये 5 वर्ष पूर्ण होने को है और यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कारण एक कानून पारित करके लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए, जी हाँ, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और लोकसभा का जो अवधि विस्तार अधिनियम 1976 1976 पारित होता है, जिसमें 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, जबकि हालांकि यह विस्तार आपातकाल के बाद में दोस्तों घटा दिया गया था। तो आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। तो दोस्तों जहां से इसका आंदोलन का आरंभ होता है वहीं पे इसका ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू होती है। तो दोस्तों जो 1905 में भारत में जो वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के साथ ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल के अंदर ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवाना नारायण संबंधित है। तो यहाँ पे जो सोवन नारायण है वह कथक नर्तकी है। जी हाँ सोमना नारायण है जो कि एक कथक नर्तकी है। और इन दोस्तों सोमना नारायण के गुरु की बात करते हैं तो बिरजू महाराज। जी हाँ, बिरजू महाराज जो कि कथक के बहुत बड़े नर्तक है। तो दोस्तों जो बिरजू महाराज है वह जो इनके गुरु है सोमनाथ नारायण के, और सोमनाथ नारायण को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1999 2000 भी इनसे सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन अगला भेजा गया है राजीव गांधी पुरस्कार से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भेजा गया है, जो कि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिला। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राजीव गांधी पुरस्कार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन भेजा गया है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 से, तो यह भी है दोस्तों प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिला है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए। और दोस्तों अब आने वाली जो सेकंड शिफ्ट होगी, जी हाँ 12 जनवरी की आपको सेकंड शिफ्ट होगी, उस समय आपको या जो आज के 12 जनवरी को रात को जो आपको वीडियो मिलता है चारों शिफ्टों का फुल एनालिसिस, उस समय आपको यह क्वेश्चन पर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मिलने वाला रोज एसएससी जीडी का एनालिसिस सही समय से मिल सके। और आपके आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो यहाँ से आप एनालिसिस करके किस प्रकार से किन टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप भी यहाँ से बिल्कुल एनालिसिस करके आप अपने जो एग्जाम में है 4 से 5 नंबर यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी प्रकार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।